लड़खड़ाती आवाज़ में सुदेश ने पुकारा। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक महिला सामने आई। कुछ चाहिए? अरे क्या हो गया है और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? आप अनजान ना बने, लेकिन आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। छोड़ो यह सब बातें, कहीं कोई परेशानी हो तो बेझिझक कहो। यह महिला नर्स थी। वह तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाने चली गई। खबर पाते ही सीनियर डॉक्टर आए और डॉक्टर सुदेश की जांच करने लगे। जांच के बाद बोले, सुदेश, गनीमत है जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी ठीक है। हाँ, एक टांग में फ्रैक्चर हो गया है, कुछ जख्म है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर के चले जाने के बाद नर्स ने डॉक्टर सुदेश को बताया कि उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, वे आते ही होंगे। फिर नर्स पास ही रखे स्टूल पर बैठ गई। सुदेश गहरी सोच में पड़ गया कि अपनी जान बच जाने की खुशी मनाए या अपने जीवन की बर्बादी का शोक मनाए। कमजोरी के कारण उसने अपनी आंखें मूंद ली। एक डॉक्टर होने के नाते वह यह अच्छी तरह समझता था कि इस हालत में दिमाग और दिल के लिए कोई चिंता या सोच उसकी सेहत पर गलत असर डाल सकती है। पर वह क्या करे? वह भी तो एक इंसान है। उसके सीने में भी एक बेटे, एक भाई और एक पति का दिल धड़कता है। इन यादों और बातों से कहाँ और कैसे दूर जाएं? आज उसे मालूम चला कि एक डॉक्टर होकर मरीज को हिदायत देना कितना आसान होता है, पर एक सामान्य मरीज बनकर उसका पालन करना कितना कठिन। डॉक्टर सुदेश के दिलो दिमाग पर अतीत के बादल गरजने लगे। डॉक्टर सुदेश को याद आया अपना वह पुराना जर्जर मकान, जहाँ वह अपने मम्मी पापा और 2 बहनों के साथ रहता था। उसके पापा सरकारी क्लर्क थे। वे रोज़ सवेरे 9 बजे अपनी पुरानी साइकिल पर दफ्तर जाते और शाम को 6 बजे थके हारे लौटते। उसकी माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी। उसने उन्हें हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त देखा, कभी आराम नहीं करती थी। वे तीनों भाई बहनें पढ़ने में बड़े होशियार थे। जैसे ही बहनों की पढ़ाई खत्म हुई, उनकी शादी कर दी गई। पिताजी का आधे से ज़्यादा फंड बहनों की शादी में खर्च हो गया। उसके पिता की इच्छा थी कि वे अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं। इस इच्छा के कारण उन्होंने अपनी सारी सुख और आराम त्याग दिए। वे ना तो जर्जर मकान को ही ठीक करवा पाए और ना ही स्कूटर या कार ले पाए। बरसात में सब जगह जगह से छत से पानी टपकने लगता तो माँ जगह जगह बर्तन रखने लगती। ये सब देखकर उसका मन बहुत दुखता था। वह सोचता कि क्या करना ऐसी पढ़ाई का जो माँ बाप का सुख चैन ही छीन ले। पर जब वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तब पिता के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई देती। उसे देख उसे बड़ा दिलासा मिलता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे वर्तमान में लौटा लाई। उसके माता पिता और बहनें आई थीं। पिता छड़ी टेकते हुए आ रहे थे। माँ को बहनें पकड़ी थीं। उसका मन घबराने लगा। सोचने लगा कि मैं कपूत उनके किसी काम ना आया, मगर वे आज भी उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े थे। जिसे सबसे पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था, उसका कोसों दूर तक पता न था। काश वह एक पक्षी होता, चुपके से उड़ जाता या कहीं छिप जाता। अपने माता पिता का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। माँ का रोना, बहनों का दिलासा देना, पिता का कुदरत से गुहार लगाना, सब उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रहा था। तभी नर्स ने आकर सबको मरीज की खराब हालात का हवाला देते हुए बाहर जाने को कहा। माता पिता ने सुदेश के सिर पर हाथ फेरा तो उसे ऐसा लगा मानो ठंडी वादियों की हवा उसे सहला रही हो। धीरे धीरे सब बाहर चले गए। सुदेश फिर अतीत के टूटे तार को जोड़ने लगा। जैसे ही सुदेश को डॉक्टर की डिग्री मिली, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहनें भी खुशी से बावली हुई जा रही थीं। 2 दिन बाद ही इन खुशियों को दोगुना करते हुए एक और खबर मिली। शहर के नामी हॉस्पिटल ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। 2 सप्ताह बाद सुदेश की उसमें नौकरी लग गई।
उसके पिता की बहुत इच्छा थी कि वह अपना क्लिनिक भी खोले। उसने पिता की इच्छा पर अपनी हामी की मुहर लगा दी। वह हॉस्पिटल में बड़े जोश से काम करने लगा। अभी सुदेश की नौकरी लगी 1 साल भी नहीं हुआ था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। दोपहर के लंच के बाद सुदेश डॉक्टर रॉय के साथ बातचीत कर रहा था। डॉक्टर रॉय सीनियर, अनुभवी और शालीन स्वभाव के थे। वे सुदेश की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उसे छोटे भाई की तरह मानने लगे थे। उसी समय एक घायल लड़की को हॉस्पिटल लाया गया। वह कॉलेज से आ रही थी कि उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। डॉक्टर रॉय, सुदेश और अन्य डॉक्टर उसके इलाज में जुट गए। उसे काफ़ी चोटें आई थीं। एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था। लड़की के माता पिता बहुत घबराए हुए थे। उन्हें दिलासा देकर बाहर वेटिंग हॉल में बैठने को कहा। लड़की के इलाज का जिम्मा डॉक्टर सुदेश को सौंपा गया। लड़की बेहोश थी। उसके होश में आने का वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। लड़की बहुत सुंदर थी। तीखे नैन नक्श, गेहुआ रंग, लंबे बाल। उसके होश में आने पर उसके माता पिता को बुलाया गया। बातों बातों में पता चला कि लड़की का नाम प्राची है। ग्रेजुएशन के फाइनल का आखिरी पेपर देकर लौट रही थी। सहेली के साथ बातें करती आ रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। इनका परिवार पहाड़ी था। अगले दिन जब सुदेश वार्ड में मरीजों को देखने गया तो प्राची उसी वार्ड में थी। उसके माता पिता भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर सुदेश ने जब प्राची का हालचाल पूछा तो उसने अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाकर ठीक महसूस करने का इशारा कर दिया। उसके पिता उतावले से होकर पूछने लगे, डॉक्टर, हड्डी जुड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक तो हो जाएगी ना? सुदेश ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा। हड्डी जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर उन दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। यह देखकर सुदेश को हैरानी हुई। उसने प्राची के पिता से कहा, आपकी बेटी ठीक है, फिर यह चिंता किस लिए कर रहे हैं? इस पर प्राची के पिता ने झिझकते हुए बताया, डॉक्टर साहब, प्राची की परीक्षा खत्म होने के बाद सगाई होने वाली है। हमारी बिरादरी के एक आईएएस लड़के से इसकी शादी की बात पक्की हो रखी है। 3 दिन बाद लड़का सगाई की रस्म के लिए आने वाला है। उसके माता पिता यहीं रहते हैं। सुदेश ने कहा, देखिए, आप पहले बेटी की सेहत पर ध्यान दीजिए, सगाई बाद में होती रहेगी। कह सुदेश अन्य मरीजों का मुआयना कर वार्ड से बाहर जाने से पहले प्राची से बोला, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आपको भिजवाता हूँ, पढ़ती रहेंगी तो मन लगा रहेगा। आज प्राची के होने वाले पति व उसके परिवार वालों की आने की उम्मीद में उसके मम्मी पापा जल्दी आ गए। वे प्राची के लिए लाल रंग का सलवार कुर्ता लाए थे। प्राची के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। जल्दी से नर्स को बुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर वह बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। सुबह से शाम हो गई पर लड़के के परिवार का कहीं दूर दूर तक अता पता ना था। सुदेश जब शाम को वार्ड में आया तो देखा प्राची के माता पिता चेहरे लटकाए जा रहे थे। प्राची को यह कहकर कि हम जाकर पता करते हैं, शाम को वे वहाँ आएंगे ही, सब ठीक ठाक हो। प्राची भी थकावट और चिंता से बेहाल थी। चुपचाप चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन प्राची के माता पिता आए तो उनके चेहरों पर उदासी छाई थी, जैसे अरसे से बीमार हों। सुदेश वार्ड में अन्य मरीजों को देख रहा था। प्राची की माँ आते ही रोज़ भरी आवाज़ में बोल पड़ी, मैं कहती थी ना कि दाल में कुछ काला है। वहाँ लड़के का परिवार आया था पर परायों जैसा व्यवहार था। औपचारिक हाय हेलो का जवाब देकर चलते बने। तुम्हारा रिश्ता करवाने वाली महिला हेमा भी नजरें चुरा रही थी। मैंने पास जाकर पूछा तो बोली, लड़के का परिवार बहुत नीच निकला। जब मैंने प्राची के संग सगाई के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो प्राची के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे कि प्राची हाथ छोड़कर साइकिल चला रही थी, कुछ लड़कों के साथ रेसिंग कर रही थी, एक्सीडेंट इसी कारण हुआ। ना भाई ना, मेरे लड़के ने तो साफ मना कर दिया
कि नहीं करता सगाई। कहीं प्राची की पैरों में फ़र्क रह गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे तो आए दिन क्लब व पार्टियों में जाना पड़ता है। भाई हमने तो वही किया जो बेटे ने कहा। अच्छा हुआ अभी अभी बातचीत ही हुई थी, कोई रस्म नहीं हुई थी। सारी बात सुनकर प्राची की माँ पस्त होकर स्टूल पर बैठ गई और सिसकने लगी। पिता भी सिर झुकाए पलंग पर बैठ गए। ये सब सुनकर प्राची गुस्से से कांपने लगी, फिर चिल्लाकर बोली, उनकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए ऐसा बोला। उस दिन तो लड़की की माँ तारीफों के पुल बांध रही थी। प्राची के हाथ में चाय का गिलास था, उसने उसे जोर से पटक दिया। वार्ड के अन्य मरीज उसे देखने लगे। डॉक्टर सुधेश और उसके सहयोगी प्राची को शांत करने की कोशिश करने लगे। प्राची के पिता प्राची की माँ को डांटते हुए बोले, अभी सब कुछ बताना था। प्राची की माँ भी भरी बैठी थी, गुस्से में जोर से बोली, तो क्या बताने के लिए मुहूर्त निकलवाती। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर भेजकर प्राची को नींद का इंजेक्शन लगाया गया। पल भर में ही सब कुछ घटित हो गया। सुधेश सोचने लगा, वास्तव में प्राची के साथ अन्याय हुआ है। यदि यह एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो क्या होता। उसे समाज के ऐसे मतलबी लोगों से नफरत होने लगी। उसे प्राची से सहानुभूति सी होने लगी कि अच्छी भली लड़की के जीवन में जहर घोल दिया। प्राची अभी इस घटना से उबर नहीं पाई थी कि एक और घटना हो गई, जिसने प्राची की जीवन धारा को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। 2 दिन बाद ही प्राची की माँ जब प्राची से मिलने आई तो बहुत ही गुस्से में थी। आते ही आओ देखा ना ताओ प्राची पर बरस पड़ी। बोली, प्राची सच सच बताओ, तुम सचमुच हाथ छोड़कर साइकिल चला रही थी, लड़कों के साथ रेसिंग कर रही थी। सारी कॉलोनी में तुम्हारे ही चर्चे हैं। प्राची का दिल पहले ही चोट खाया था। यह बातें उसे नस्तर की तरह चुभने लगी। माँ और बेटी के बीच बहस ने खतरनाक रूप ले लिया। प्राची पलंग से उठने की कोशिश में गिर गई। डॉक्टर ने उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। सीनियर डॉक्टर ने प्राची के घर वालों पर प्राची से मिलने की पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसका प्राची की सेहत पर गलत असर पड़ रहा था और हॉस्पिटल का माहौल भी बिगड़ रहा था। हाँ, वे प्राची का हाल डॉक्टरों से फ़ोन से पूछ सकते थे। शारीरिक और मानसिक चोट ने प्राची को बुरी तरह तोड़ दिया था। वह ना तो किसी से बातचीत करती, ना ही दवा व भोजन समय पर लेती। सभी डॉक्टरों ने उसे समझाया, पर वह टस से मस न हुई। एक दिन डॉक्टर सुधेश ने प्राची को समझाया, खुदगर्ज लोगों के लिए क्यों अपने तन और मन को कष्ट दे रही हो, जो एक दुर्घटना की खबर सुनकर आपसे दूर हो जाए। अच्छा हुआ ऐसे खुदगर्ज लोगों से आपका रिश्ता पक्का ना हुआ। इसके बाद प्राची सुधेश को अपना मित्र समझने लगी। वह सुधेश के आने का बेसब्री से इंतज़ार करती। अब वह सुधेश को अपने नज़दीक पाने लगी थी। सुधेश अपने फुर्सत के लम्हे प्राची के कमरे में बिताता। राजनीति, सामाजिक समस्याओं, फिल्मों, युवा पीढ़ी आदि के बारे में खुलकर बहस होती। सुधेश का ऐसे रोज रोज बेझिझक आना और बातें करना प्राची के दिल पर लगी चोट को कम करने लगा था। प्लास्टर खुलने में अब कुछ ही दिन बचे थे। प्राची के घर सूचना भेज दी गई थी। सुधेश जब प्राची के कमरे में गया तो एकाएक सुधेश से पूछने लगी, क्या आप मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा सकते हैं। सुधेश ने कारण पूछा तो वह बोली, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। सुधेश यह सुनकर हैरान रह गया। सुधेश ने बहुत समझाया कि छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते हैं, पर प्राची ने एक न सुनी। वह बोली, डॉक्टर सुधेश, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करती हूँ, आपको अपना समझती हूँ। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। सुधेश गहरी उलझन में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, आपका रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है। हाँ, कुछ ट्यूशन मिल सकती है, परंतु तुम रहोगी कहाँ। यह सुनकर प्राची बेबसी से रो पड़ी। घर जाना नहीं चाहती थी और कोई ठौर ठिकाना था नहीं। सुधेश उसे प्यार से समझाने लगा, पर वह जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपको मैं पसंद करने लगी हूँ। शायद इस पूरी दुनिया में आप जैसा महान व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आप मुझे अपना लो, नहीं तो आत्महत्या का रास्ता तो खुला ही है। और वह सुधेश के पैरों में झुक गई। सुधेश बड़ी
दुविधा में पड़ गया। उसने प्राची को दिलासा देकर पलंग पर बैठाया और फिर तेजी से बाहर निकला। डॉक्टर राय के कमरे में पहुंच गया। वह उन्हें अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक मानता था। सुधीश ने अपनी सारी उलझन उन्हें कह सुनाई। सब सुनकर डॉक्टर रॉय गंभीर हो गए। बोले, मेरे विचार से तुम प्राची और उसके पारिवारिक झगड़ों से दूर ही रहो। प्राची अभी ना समझ है, बहुत गुस्से में है, इसीलिए ऐसा कह रही है। जब और कोई सहारा ना मिलेगा तो खुद ही घर लौट जाएगी। अपनी सगाई ना हो पाने का गुस्सा अपने परिवार पर निकाल रही है। डॉक्टर रॉय की बात उसके सिर के ऊपर से निकल रही थी, अतः वह वहाँ से चुपचाप चला आया। सुधीश सोच रहा था कि लड़की बेबस है, दुखी है, बड़ी उम्मीद से उसकी शरण में आई है, अब वह उसे कैसे ठुकरा दे। इसी उधेड़ बुन में वह अपने घर पहुँच गया। सुधीश को देख माँ और पिता खुश हो गए। माँ जल्दी से चाय बना लाई। सुधीश गुमसुम सा अपनी बातें कहने के लिए मौका ढूंढ रहा था। पिता ने उसका चेहरा देखकर पूछा, कुछ परेशान से लग रहे हो? बस, सुधीश को मौका मिल गया। उसने सारी बात उन्हें बता दी। माता पिता हैरान परेशान उसे दिखते रह गए। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर पिताजी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसा फैसला तुम कैसे ले सकते हो? अपने सगे माता पिता को ठुकरा कर आने वाली दूसरी जाति वाली से विवाह, यह कैसे मुमकिन है? माना हम गरीब हैं, हमारा भी कोई मान सम्मान है या नहीं? माँ तो आंसू भरी आंखों से सुधीश को देखती ही रह गई। उसके इस योग्य बेटे ने कैसा बिच्छू सा डंक मार दिया था। 1 घंटे तक इस मसले पर बहस होती रही, पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग रहे। पिता गुस्से में उठकर जाने लगे तो सुधीश भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं नहीं मानता आपकी रूढ़िवादी समाज को, आडंबर और पाखंड भरी परंपराओं को। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक दुखी बेबस लड़की भरोसा करके मेरी शरण में आई है। शरणागत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। कहता हुआ वह बाहर निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर सुधीश ने अपने खास 2-3 मित्रों को बुलाकर उन्हें बताया कि वह प्राची से शादी करने जा रहा है। शादी कोर्ट में होगी। यह सुनकर सारे मित्र सख्ती में आ गए। उन्होंने भी सुधीश को समझाना चाहा तो वह गुस्से में बोला, तुम सब ने मेरा साथ देना है, बस मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर सब चुप हो गए। सुधीश हॉस्पिटल से मिलने वाले क्वार्टर के लिए आवेदन करने चला गया। उस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि प्राची उसकी शरण में आई है, उसे उसकी रक्षा करनी है। प्राची का प्लास्टर खुल गया था। छड़ी की मदद से चलने का अभ्यास कर रही थी। धीरे धीरे बिना छड़ी के चलने लगी। 4 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी। सुधीश ने 2 दिन बाद ही अपने मित्रों के साथ जाकर कोर्ट में प्राची से शादी कर ली। फिर मित्रों के साथ जाकर घर का कुछ सामान भी खरीद लिया। क्वार्टर तो मिल ही गया था। प्राची सुधीश के साथ जाकर अपने और सुधीश के लिए कुछ कपड़े, पर्दे वगैरह खरीद लाई। दोनों ने छोटी सी गृहस्थी जमा ली। डिस्चार्ज की तारीख को प्राची के पिता उसे लेने आए, परंतु जब उन्हें प्राची की सुधीश के साथ शादी की सूचना मिली तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। मारे गुस्से के वे हॉस्पिटल के प्रबंध अधिकारी और डॉक्टरों पर बरसने लगे। वह पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगे। यह सब सुनकर सुधीश और प्राची हॉस्पिटल आ पहुँचे। प्राची को देख पिता आंख बबूला हो गए। प्राची पिता के सामने तन कर खड़ी हो गई और बोली, आप पहले मुझसे बात करिए। मैं और सुधीश दोनों बालिग हैं। किसी पर तोहमत ना लगाइए। हमने अपनी इच्छा से शादी की है। प्राची के पिता यह सुनकर हैरान रह गए, फिर पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। उधर जब सुधीश के घर यह खबर पहुँची तो माता पिता दोनों टूट गए। पिता तो सदमे के कारण बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए। माँ के आंसू न थम रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि मानसिक चोट लगी है, इस माहौल से दूर ले जाएं, तब शायद तबीयत में कुछ सुधार हो जाए। दोनों बहनों ने अपनी बचत से माता पिताजी का हरिद्वार जाने और रहने का इंतज़ाम कर दिया। 2 महीने में ही प्राची अपनी दिनचर्या से उब गई। उसे अपने कॉलेज के लुभावने दिनों की यादें आने लगी। कभी खाना बनाने का भी मूड ना करता, कभी दाल सब्जी कच्ची रह जाती, कभी रोटी जल जाती। उसने सुधीश के सामने आगे पढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत मान लिया और घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया। सुधीश की सादगी का फ़ायदा उठाते हुए प्राची ने अपने परिवार से भी
मोबाइल के ज़रिए टूटे रिश्ते जोड़ लिए। अब वह कभी कभी कॉलेज के बाद अपने मायके भी जाने लगी। सुदेश इन सब बातों से बेखबर था। वह जी जान से प्राची को खुश रखने की कोशिश करता। कुछ समय बाद सुदेश को लगा कि प्राची में बहुत बदलाव आ गया है। वह कॉलेज से आकर या तो लैपटॉप पर चैट करती है या फिर मोबाइल पर धीरे धीरे बातें करती रहती है। सुदेश कब आया, कब गया, खाना खाया या नहीं, उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता। उसने सब कुछ नौकरानी पर छोड़ दिया था। सुदेश अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसने पाया कि आजकल प्राची बात बात में किसी विक्रम नाम के प्रोफेसर का जिक्र करती है, जैसे कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, देखने में भी बहुत स्मार्ट है, आदि आदि। सुदेश ने कहा, भाई ऐसे सभी गुणों से पूर्ण व्यक्ति से हम भी मिलना चाहेंगे, कभी उन्हें घर बुलाओ। यह सुनकर प्राची कुछ सकपका सी गई। समय बीतता गया। प्राची की लापरवाहियाँ बढ़ती ही जा रही थी। कभी कपड़े धुले ना होते तो कभी घर अस्त व्यस्त होता। सुदेश ने दबे स्वर में आगाह भी किया, पर प्राची ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। प्राची रात को भी कभी सिर दर्द तो कभी थका होने का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती। सुदेश की नींदें गायब होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह ठगा गया है। अपनी शरण में आई लड़की का मान रखने के लिए उसने अपने घर बार, माँ बाप, बहनों सबको छोड़ दिया, पर उसे क्या मिला? सचमुच वह एक बेवकूफ़ था। यही सोचते सोचते पूरी रात करवटें लेते बीत जाती। वैसे तो सुदेश के जीवन में चिंताओं और तनावों के बादल हमेशा के लिए छा गए थे, परंतु एक दिन तो ऐसा तूफान आया कि उसके जीवन का सारा सुख चैन उड़ा ले गया। एक दिन डॉक्टर रॉय के साथ सुदेश एक होटल में गया। होटल में कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वह बैठे ही थे कि अचानक हॉल के एक कोने में एक जोड़े पर सुदेश की निगाह रुक गई। एक गोरा सुंदर सा युवक अपनी महिला साथी के हाथों को पकड़े बैठा था। कभी बातें करता तो कभी ठहाके लगाता। अचानक उस युवक ने उस युवती के हाथों को चूम लिया। युवती जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही सारे राज खुल गए। दरअसल युवती और कोई नहीं, प्राची ही थी। ध्यान से देखा तो उसकी कुर्ती भी पहचान में आ गई। यही कुर्ती तो आज कॉलेज जाते समय प्राची पहन कर गई थी। सुदेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह देखकर डॉक्टर रॉय ने भी पलटकर उधर देखा। वे भी प्राची को पहचान गए। होटल में कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए वे गुस्से में कांपते सुदेश को लगभग खींचते हुए होटल से बाहर ले आए। लड़खड़ाती टांगों से किसी तरह सुदेश कार में बैठ पाया। गुस्से से वह अभी तक काँप रहा था। डॉक्टर रॉय उसे अपने घर ले आए। सुदेश के दिल पर गहरी चोट लगी थी। वह डॉक्टर रॉय से आंखें नहीं मिला पा रहा था। जब वह थोड़ा नॉर्मल हुआ तो डॉक्टर रॉय ने बड़े भाई की तरह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए समझाया, सुदेश, प्राची से मैं खुद बात करूंगा। उसने ऐसा क्यों किया, सब कुछ पूछूंगा। सुदेश, लव मैरिज में दोनों ओर से पूर्ण समर्पण होना जरूरी होता है। 1 महीने में तुम प्राची को कितना जान पाए और प्राची तुम्हें कितना जान पाई, बस यही पर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। मैंने तुम्हें आगाह भी किया था, पर तब तुम पर शरणागत का मान रखने, रक्षा करने का भूत सवार था। सुदेश लज्जित सा उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर रॉय सुदेश को उसके घर तक पहुंचा आए। सुदेश बड़ी बेचैनी से प्राची का इंतज़ार करने लगा। वह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने सोच लिया कि आज प्राची से आर पार की बात करेगा। बहुत धोखा दे चुकी है। प्राची रोज की तरह दोपहर बाद घर आई। सुदेश को घर में देख हैरान हो गई। बोली, अरे आज बहुत थक गई, तुम खाना खा लेना, मैं नहा कर आती हूँ। सुदेश की सब्र का बांध टूट गया। उसने प्राची से 2 टूक पूछा, तुम आज कॉलेज के बाद कहाँ गई थी? प्राची सफ़ेद झूठ बोल गई। अरे आज तो सभी प्रोफेसर आए थे, एक के बाद एक लेक्चर होते रहे। सुदेश का क्रोध बढ़ता जा रहा था। प्राची उठकर जाने लगी तो सुदेश ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और पूछा, अच्छा तो होटल में कौन बैठा था, तुम या तुम्हारी कोई हमशक्ल? यह सुनकर प्राची घबरा गई, बौखलाकर चिल्लाने लगी, अच्छा तुम मेरी जासूसी भी करने लगे हो। तुम्हारी सोच इतनी ओछी है,
मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्रोफेसर के साथ कॉफ़ी पीने चली गई तो कौन सा आसमान गिर गया। अच्छा, कॉफ़ी पीते पीते प्रोफेसर हाथ चूमने लगते हैं, सुदेश बोला। चोरी पकड़ी जाने पर प्राची गुस्से में चीज़ें उठा उठा कर पटकने लगी। वह चिल्लाते चिल्लाते बोली, मैंने भी कितने घटिया विचारों वाले व्यक्ति से शादी कर ली। वास्तव में तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैंने जल्दीबाजी में गलत व्यक्ति को चुन लिया। कह झटके से उठी और अपने कुछ कपड़े एक बैग में डाल खट से दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गई। सुदेश कुछ देर तक तो बूंद बना बैठा रहा। फिर अचानक उसे होश आया तो बाइक उठाकर प्राची को देखने निकल गया। प्राची की बातें सुदेश के दिमाग पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई हथौड़ों से वार कर रहा हो। वह बाइक चला रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। अयोग्य व्यक्ति, घटिया विचारों वाला, जासूसी करना, छोटी सोच, यही बातें उसके दिमाग से टकरा रही थी। तभी उसकी बाइक सामने से तेजी से आ रही कार से जा टकराई और वह छिटक कर दूर जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। अब हॉस्पिटल में होश आया। अचानक किसी आवाज़ से सुदेश की तंद्रा टूटी तो उसने देखा सामने उसकी बहन और डॉक्टर रॉय खड़े थे। डॉक्टर रॉय ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सुदेश, गनीमत है इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी तुम खतरे से बाहर हो। अब तुम प्राची के बारे में सोचकर परेशान ना होना। अच्छा हुआ जो वह तुम्हें छोड़कर चली गई। वैसे भी सच कहूँ तो वह अपने माँ बाप की ना हुई तो तुम्हारी क्या होती। माना कि अंधे होकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो पर्दा हट चुका है और तुम्हें इतना बड़ा सबक भी मिल चुका है, तो भूल जाओ ऐसी औरत को। अच्छा हुआ अभी तक तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी ही रहे, माता पिता नहीं बने, वरना परिस्थिति कुछ और ही होती। समझ लो वह तुम्हारे योग्य ही नहीं है। वो जैसी थी उसे वैसा ही मिलेगा। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बहन ने भी डॉक्टर रॉय के सुर में सुर मिलाया, बोली, हाँ सुदेश, अभी तो तुम्हें घर भी ठीक करवाना है, क्लिनिक भी खोलना है। हाँ दीदी, और तलाक भी लेना है जल्द से जल्द। यह कहकर सुदेश तेज दर्द में भी मुस्कुरा दिया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।